गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मुझे बताओ हमने क्या डिस्कस किया था बेटा। हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ बेटा गुड्स हमने डिस्कस करना शुरू किया था। उसमें हम फॉरवर्ड चार्ज का बेटा नॉर्मल केस हमने पढ़ा था। और नॉर्मल केस में ही अगर आपको याद हो तो हमने बेटा दो केस पढ़े थे नॉर्मल केस में। अगर गुड्स का मूवमेंट है और दूसरा अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं है। तो बेटा दोनों केसेस में ना जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो है आई डी आर विच एवर इज अर्लियर। आई मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डी मतलब ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस, और आर मतलब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, आई तो सेम है बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर भी सेम है। आर में मुझे एक बात बताओ, आर क्या होगा बेटा? जिस दिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हुई, ठीक है, वो दिन, या फिर जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में एंट्री हुई वो दिन। दोनों में से जो भी बेटा क्या है, अर्लियर है, पक्का। और बेटा डी क्या होगा? डी में डिफरेंस है बेटा। ड्यू डेट है, डी मतलब ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। और बेटा ड्यू डेट स्पेसिफाइड है। अगर मूवमेंट है तो डेट ऑफ रिमूवल, अगर मूवमेंट नहीं है तो डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। तो आई डी आर विच एवर इज अर्लियर। आज बेटा हम केस करेंगे, ध्यान से मेरी बात सुननी है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस। ठीक है, आओ बेटा मेरे साथ साथ देखो। सेकंड बच्चे, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स समझने वाला केस है बेटा। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा पहले ना ये बात समझो कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे बेटा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। बेटा डेली लाइफ में इस टाइप की काफ़ी बातें बेटा हमारे साथ होती हैं, तो आपको समझना है। मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे आप लोग कई बार क्या करते हो, किसी डेयरी से ये अरेंजमेंट कर लेते हो। कोई डेयरी वाला है जो दूध सप्लाई करता है, उससे एक अरेंजमेंट कर लेते हो कि भैया एक काम करना, 2 पैकेट रोज के, ध्यान से सुनना बेटा, 2 पैकेट रोज के हमारे घर पे दूध के छोड़ना। तो 2 मिल्क के पैकेट्स वो डेयरी वाला रोज आपके घर पे छोड़ेगा। 2 मिल्क के पैकेट्स वो रोज आपके घर पे छोड़ेगा। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, क्या रोज के 2 पैकेट्स का इनवॉइस वो आपको देता है या नहीं? बेटा इनवॉइस रोज का नहीं आता है। इनवॉइस वो देता है आपको मंथ के आखिर में या अगले मंथ के शुरुआत में। तो बेटा ऐसा कुछ सिस्टम चलता है। सुनो, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। तो बेटा आपने उससे क्या कहा, रोज 2 मिल्क के पैकेट्स आप छोड़ना, ठीक है। फिर बेटा कई बार क्या होता है, आपके घर पे मेहमान आ गए, ज़्यादा दूध की ज़रूरत है, तो आप उससे कहते हो भैया कल 5 पैकेट्स छोड़ देना, ठीक है। फिर कई बार आप ऐसा होता है कि आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हो, ठीक है, आप उससे 2 दिन के लिए आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हो, तो आप कहते हो भैया अगले 2 दिन तक कोई दूध के पैकेट मत छोड़ना, हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा एक बात समझो, क्या इनवॉइस रोज इशू होता है क्या? नहीं बेटा, इनवॉइस रोज इशू नहीं होता है। इनवॉइस आपको एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बेटा आपको इशू होता है या तो मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के बिगनिंग में, ठीक है। अब सुनो, अब क्या हुआ बेटा, सेफ मैं बात कर रहा हूं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल में बेटा उसने 1 तारीख को आपको 2 पैकेट्स छोड़े, 2 तारीख को 2 पैकेट्स,
फिर कभी कभार हो सकता है आपके घर पे मेहमान आए, ज़्यादा दूध के पैकेट्स की ज़रूरत है तो आपने 5 मंगवा लिए। फिर 4 तारीख को फिर वही 2 पैकेट्स, 5 तारीख को फिर वही 2 पैकेट्स। हो सकता है बेटा किसी दिन आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो 6 तारीख को, तो आपने कहा भैया दूध के पैकेट्स मत छोड़ना, नील। 7 तारीख को मत छोड़ना, नील। फिर 8 तारीख से फिर आप वापस आ गए, फिर वही 2 पैकेट्स। ऐसे करते 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 बेटा 30 अप्रैल तक वो आपके घर पे 2-2 पैकेट्स करके छोड़ता है। अगर आपको किसी मंथ में ज़्यादा ज़रूरत है आप ज़्यादा दूध मंगवा लेते हो, नहीं ज़रूरत है आप बिल्कुल भी नहीं मंगवाते। तो बेटा याद रखना, इस पूरे मंथ का इनवॉइस जो इशू होता है ना बेटा, वो रोज का इनवॉइस आपको इशू नहीं होता है बच्चे। कभी आप ये बात नोटिस करना, बिल जो देता है ना डेयरी वाला, आपको जो बिल देगा वो रोज के हिसाब से आपको बिल नहीं देगा, वो आपको एक कंसोलिडेटेड बिल देगा, या तो मंथ के एंड में 30 अप्रैल को, या मंथ के स्टार्टिंग में समवेयर 1-2 तारीख को, 1-2 मई को। तो ध्यान से सुनना, उसने इनवॉइस में लिखा, उसने मुझे इनवॉइस दिया, ध्यान से सुनना, 1 मई को, ठीक है। उसने इनवॉइस में लिखा कि आपके पूरे महीने में 65 पैकेट्स आए हैं दूध के। कितने पैकेट्स बेटा? 65 पैकेट्स आए हैं। एट द रेट ऑफ सपोज 40 रुपए का एक पैकेट है, तो आपका बिल महीने का बन गया 65 पैकेट 40 के हिसाब से 2600 रुपए। तो आपका बिल बन गया 2600, प्लस इस पे बेटा वो क्या लगा देगा? जीएसटी, ठीक है। सपोज जीएसटी से 12% है, वैसे बेटा मिल्क एक एसेंशियल आइटम है, जीएसटी नहीं लगता है उस पर। 2600 पे से 12%, 312 रुपए का उसने जीएसटी लगा दिया, ठीक है बच्चे। तो आपको उसने इनवॉइस दे दिया 2912 का, उसने आपको इनवॉइस दे दिया, ठीक है। कौन सी डेट को बेटा बता रहा हूं मैं? ये 1 तारीख को। कॉपी करो पहले यहां तक। अच्छा चलो, अब क्या हुआ, आपने इनवॉइस देखा और आपने कहा यार ये भैया ये 65 पैकेट किस हिसाब से हुए, हमें 65 पैकेट की एक डिटेल दो, ठीक है। 65 का क्या हिसाब किताब है? तो बेटा वो आपको पता है क्या देगा? ध्यान से सुनना जो मैं कहूँगा, वो आपको देगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ये जो है ना बेटा, ये जो है 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 30 अप्रैल तक रोज का ब्यौरा वो आपको देगा एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जिसमें बेटा आपके रोज का कंजम्पशन लिखा होगा कि रोज के हिसाब से आपने कितने पैकेट्स मंगवाए, और इन सब का टोटल आएगा 65। तो वो आपको ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देगा जिसमें रोज का हिसाब किताब लिखा होगा कि 1 तारीख को आपने इतने पैकेट्स मंगवाए, 2 को, 3 को, 4 को, 30 अप्रैल तक आपने रोज के हिसाब से इतने इतने पैकेट्स मंगवाए हैं, और उसका टोटल बेटा आएगा 65। चल, ये बेटा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स उसने आपको दिया से 3 मई को। ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स उसने आपको दिया 3 मई को। और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है भैया, ठीक है, आपने इनवॉइस में जो 65 पैकेट लिखवाए थे, ठीक है, हम मानते हैं कि हमने पूरे महीने में 65 पैकेट्स क्या करें, मिलके कंज्यूम करें, ठीक है। तो 5 मई को हमने उसको बेटा पेमेंट दे दी। 5 मई को हमने उसको पेमेंट दे दी, कितने रुपए की बेटे? 2912। 5 मई को हमने उसको पेमेंट दे दी 2912 की। बात समझ आ गई बेटा? 3 डेट्स बताई बेटा मैंने। पहली डेट जिस दिन इनवॉइस इशू करा, दूसरी डेट जिस दिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू करा, और तीसरी डेट जिस दिन पेमेंट दी। अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कि बच्चे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, तो सबसे पहला डिफरेंस आप मुझे क्या बताओगे कि सर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में ना
डेली का हिसाब किताब होता है, पर ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब होता है, रोज का ब्यौरा होता है। लेकिन इनवॉइस में रोज का ब्यौरा नहीं होता है, इनवॉइस में कंसोलिडेटेड डिटेल्स लिखी होती हैं कि आपने पूरे मंथ में 65 पैकेट कंज्यूम करे, ये इनवॉइस में लिखा। 65 कैसे आए, रोज के कितने, वो कहां पर लिखा होगा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। तो पहला डिफरेंस इनवॉइस और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में क्या आ गया, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में रोज का ब्यौरा होगा, इनवॉइस में कंसोलिडेटेड टोटल होगा। दूसरा डिफरेंस बेटा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में बच्चे जीएसटी नहीं होता है, जबकि इनवॉइस में बेटा क्या लग के आता है, जीएसटी लग के आता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में तो बस ये लिखा होगा कि 65 पैकेट आए तो कैसे आए, 1 अप्रैल को कितने, 2 को कितने, 3 को कितने। तो ये दो डिफरेंसेस हैं बिटवीन बेटा इनवॉइस एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। कॉपी करो पहले यहां तक बेटा, बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं मैं इस टाइप के, आपको समझ आया सब। अब सुनो, अब रही बात बेटा टाइम ऑफ सप्लाई की, कि टाइम ऑफ सप्लाई कौन सा आएगा। तो बेटा रूल तो वही चलेगा जो नॉर्मल केस में था। क्या बेटा, आई और डी और आर, तीनों में से जो भी बेटा क्या है, अर्लियर है। तीनों में से जो भी अर्लियर है, रूल तो वही चलेगा, आई डी आर विच एवर इज अर्लियर। चलो अब बताओ, सिंपल सिंपल बात बेटा, मुझे एक बार बताओ बेटा, आई 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 कौन सा है, जिस दिन डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 1 में, तो इनवॉइस कब इश्यू हुआ, 1 में, ठीक है। डी बेटा, डी का मतलब क्या था, ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस। एंड सुनो सुनो सुनो, एंड ड्यू डेट, ध्यान से सुनना, ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 4। ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 4। और ड्यू डेट बेटा इश्यू ऑफ इनवॉइस की पता है क्या है, डेट ऑन विच स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इज इश्यूड। डेट ऑन विच स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इज इश्यूड, डेट ऑन विच स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इज इश्यूड। और बेटा कौन सी डेट को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इश्यू हुआ है, 3 मई को बेटे। तो 3 मई बेटा आपकी कौन सी डेट होगी, ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस 3 मई। मतलब इनवॉइस 3 मई तक इश्यू हो जाना चाहिए था, 1 मई को हो गया है, पहले ही हो गया बेटा, 3 मई तक हो जाना चाहिए था ना, 1 मई को कर तो दिया। और आर क्या होगा, वही सेम बात बेटा जो नॉर्मल केस में करी थी, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ एंट्री इन बैंक स्टेटमेंट विच एवर इज अर्लियर। खैर मैंने आपको यहां पर बेटा एक ही डेट दी है, 5 मई। सपोज पेमेंट बेटा कैश में हुई है, जब कैश में हुई है तब तो दिक्कत ही नहीं ना, 5 मई। इन तीनों में से जो भी क्या होगा बेटा, अर्लियर। इन तीनों में से जो भी क्या होगा, अर्लियर। बात समझ आई बेटा। तो मेरे को बताओ कि बच्चे टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, 1 में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, 3rd में डेट ऑन विच स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इज इश्यूड, 5th में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो फिर 1 मई को क्या माना जाएगा बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई। तो बेटा आप एक बार नोटिस करो, आई और आर का केस तो बेटा सेम ही रहने वाला है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ डी जो है, डी ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस, वो थोड़ी सी आपको बेटा ध्यान रखनी पड़ेगी। कॉपी करो, फिर एक और एग्जांपल देता हूं। तो मिल्क को बेटा, मिल्क को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस सप्लाई में क्यों कह रहा हूं बेटा, क्योंकि पर ट्रांजैक्शन इनवॉइस इशू नहीं होता है, कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू होता है एट द एंड ऑफ द मंथ।
दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। तो नोटिस करो, गुड्स की कंटिन्यूअस सप्लाई होती जा रही है लेकिन इनवॉइस नहीं इश्यू हो रहा है। 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 30 तारीख तक लगातार गुड्स की सप्लाई होती जा रही है और मंथ एंड में या नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू हो रहा है पूरे मंथ की ट्रांजैक्शंस का। ठीक है बेटे, चलो कॉपी करो, फिर एक और एग्जांपल आपको देता हूं कंटिन्यूअस सप्लाई का। करें बच्चे, आओ एक और एग्जांपल बेटा। अब ये देखो, ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल केस आपको बता रहा हूं बेटा। ये देखो बेटा, ये एक पर्सन है मिस्टर ए। ये बेटा एक ना, ये एक बिल्डिंग बना रहा है। ये एक बिल्डिंग बना रहा है। अब आपको अच्छी तरह पता है बेटा, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको मटेरियल की ज़रूरत होती है। सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, बजरी लगेगी, रोड़ी लगेगी। बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बिल्डिंग को बनाने में लगती है। तो चलो मैं आपसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ ब्रिक्स का। बिल्डिंग को बनाने में ब्रिक्स भी लगेंगी। अब सुनो, ये है सपोज मेसर्स XY एंड कंपनी। ये एक ब्रिक्स सप्लायर है। ये एक ब्रिक्स सप्लायर है बेटा। अब पता है क्या, मेसर्स XY एंड कंपनी ने मिस्टर ए को ब्रिक्स की सप्लाई करी ब्रिक्स की। मैं बेटा फिर से बात कर रहा हूं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बेटा अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना। अब हुआ क्या, 1 अप्रैल को मेसर्स XY एंड कंपनी ने मिस्टर ए को करी 2 लाख ब्रिक्स की सप्लाई, लेकिन बेटा इनवॉइस इशू नहीं करा। फिर 10 तारीख को फिर से 1.5 लाख ब्रिक्स की सप्लाई करी, फिर बेटा कोई इनवॉइस इशू नहीं करा। फिर 25 तारीख को 2.5 लाख ब्रिक्स की सप्लाई करी, फिर से बेटा कोई इनवॉइस इशू नहीं करा। तो अगर मैं अप्रैल मंथ की बात करूं तो टोटल बेटा 6 लाख ब्रिक्स की सप्लाई हुई है, मेसर्स XY एंड कंपनी ने करी है मिस्टर ए को। और बेटा कोई इनवॉइस इशू नहीं करा, ना 1 अप्रैल को, ना 10 अप्रैल को, ना 25 अप्रैल को। अब क्या हुआ बेटा, मेसर्स XY एंड कंपनी ने कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करा बेटा। एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करा। पता है कब बेटा, 1 मई को एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करा 1 मई को, और उसमें लिखा 6 लाख ब्रिक्स, 6 लाख ब्रिक लगी हैं। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹7 ईच, 7 रुपए की एक ब्रिक है। तो 42 लाख की ब्रिक्स आ गई। ठीक है, और इस पे बेटा फिर उसने लगा दिया GST। ये उसने लगा दिया GST, और ये आ गया बेटा टोटल बिल। बात समझ आई? ये इनवॉइस एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस मेसर्स XY एंड कंपनी ने इशू करा टू मिस्टर ए। ठीक है, 6 लाख ब्रिक हमने आपको सप्लाई करी हैं पूरे मंथ में। 7 रुपए की एक ब्रिक है, तो 42 लाख रुपए आपने हमारा देना है, प्लस GST आपने देना है। मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये 6 लाख कैसे आई ब्रिक्स? मेसर्स XY एंड कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको उसका हिसाब देते हैं। तो मेसर्स XY एंड कंपनी ने बेटा मुझे क्या दिया बताओ अपने आप? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, 6 लाख ब्रिक्स का ब्यौरा। तो उसने मुझे 3 मई को बेटा क्या दिया अपने आप बताओ? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स।
उसने बेसिकली मुझे एक ब्यौरा दिया कि आपने 6 लाख ब्रिक ली हैं, कौन कौन सी डेट को कितनी कितनी ब्रिक्स आपने ली हैं। तो ये जो ब्यौरा है ना बेटा, ये दिस इज नथिंग बट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ही तो ये। तो उसने एक पर्चे पे लिख के दिया, 1 अप्रैल को आपने 2 लाख ब्रिक ली थी, 10 अप्रैल को 1.5 लाख और ली, और 25 अप्रैल को आपने 2.5 लाख ब्रिक और ली है। तो टोटल आपने 6 लाख ब्रिक ली है। मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। फिर तीसरी बात बेटा, मैंने फिर बताओ 5 मई को मैंने क्या कर दी, पूरी पेमेंट बेटा, पेमेंट मेड, मैंने पूरी पेमेंट कर दी बेटा मैसर्स एक्सवाइन कंपनी को 5 मई को। समझ आई मेरे ख्याल से बच्चे बात? तो मेरे को बताओ इनवॉइस में और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में क्या डिफरेंस हुआ बेटा। पहली बात तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन का ब्यौरा होता है, जबकि इनवॉइस में बेटा कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन होती है, पहली बात। दूसरी बात, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जीएसटी नहीं होता है, जबकि इनवॉइस में जीएसटी इंक्लूडेड होता है बेटा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। टाइम ऑफ सप्लाई होगा आई यानी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, कौन सी है बेटा, 1 मई, और डी ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस, और सेक्शन 31 सबसेक्शन 4 कहता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में डी होगा डेट ऑन विच स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इज इशूड, मतलब 3 मई, और आर बेटा वही होगा डेट ऑफ एंट्री इन बैंक अकाउंट और डेट ऑफ एंट्री इन बुक ऑफ अकाउंट्स, विच एवर इज अर्लियर। यहां पर सपोज 5 मई है, तीनों में से जो भी बेटा क्या है अर्लियर है, वो बेटा आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो बच्चे टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा 1 मई, ये आपका बेटा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो बेटा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में ना, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन बेटा। हर एक ट्रांजैक्शन पे बेटा इनवॉइस जनरली इशू नहीं होता है, 2, 3, 4 कंसोलिडेटेड ट्रांजैक्शंस पे इनवॉइस इशू किया जाता है। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस मोस्ट कॉमन है बेटा, कहां पर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के केस में। तो मिल्क का केस दिया बेटा मैंने, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का केस दिया, यहां पर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का रूल क्या करता है, अप्लाई। जब काफी सारी ट्रांजैक्शंस को कंसोलिडेट करके एक इनवॉइस इशू किया जाता है, पर ट्रांजैक्शन इनवॉइस इशू नहीं किया जा रहा है, बल्कि काफी सारी ट्रांजैक्शंस को कंसोलिडेट करके एक इनवॉइस क्या किया जा रहा है, इशू। लो बेटा कॉपी करो। क्लियर हुआ मेरे ख्याल से कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस। पक्का बेटा समझ आया? तो ये आपका बेटा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस हो गया। तो बेटा फॉरवर्ड चार्ज में हमारे 2 केस हो गए हैं, नॉर्मल केस हो गया हमारा और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस हो गया। अब बेटा तीसरा जो है हमारे पास नॉर्मल में बेटा, वो है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अब ये भी बेटा एक बार जरा समझेंगे क्या है इसमें। वैसे आपको ना गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का केस बेटा ऑलरेडी क्लियर है, फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, इवन इंटरमीडिएट में भी अगर आपको याद हो तो इंश्योरेंस क्लेम्स चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था बेटा। आ जाओ एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, अब बेटा होता क्या है ये देखो। एग्जाम्पल, मिस्टर ए, मिस्टर बी। देखो बेटे, बच्चे अब
गुड सेंट ऑन अप्रूवल में क्या होता है, मिस्टर ए ने ना, जो कि सप्लायर है, मिस्टर ए सप्लायर है और मिस्टर बी आपका बेटा रेसिपिएंट है। अब हुआ क्या, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सप्लाई करी कुछ गुड्स की सप्लाई करी, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। लेकिन बच्चे मिस्टर बी ने क्या कहा, मिस्टर बी ने कहा कि यार देख, मैं इन गुड्स को पहले यूज़ करके मैं देखूंगा, अगर ये गुड्स मुझको सैटिस्फैक्ट्री लगते हैं तो मैं इन गुड्स को एक्सेप्ट कर लूंगा, नहीं तो मैं इन गुड्स को क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। चलो, ए ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे इन गुड्स को परखने के लिए, से एग्जांपल बच्चे 15 डेज का मैं तुझे समय देता हूं, मैं तुझे 15 डेज का समय देता हूं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब कुछ बातें यहां पर लिखते हैं बेटा। डेट ऑफ रिमूवल, पता है ये गुड्स बेटा ए ने बी को भेजे कब, ए ने बी को ये गुड्स भेजे 1 नवंबर को, तो गुड्स का रिमूवल कब हुआ है, 1 नवंबर को, गुड्स का रिमूवल हुआ है 1 नवंबर को। अच्छा, मैंने उसको कितने दिन का समय दिया था बेटा, 15 दिन का समय फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो 1 जैन में 15 दिन अगर मैं ऐड करूं तो डेट, लास्ट डेट फॉर अप्रूवल, लास्ट डेट फॉर अप्रूवल, लास्ट डेट फॉर अप्रूवल 15 नवंबर तक, 15 नवंबर तक उसने बताओ मुझे क्या देना है बेटा, अप्रूवल देना है। तो इस डेट तक उसने मुझे क्या देना है बेटा, गुड्स का अप्रूवल देना है। अब क्या हुआ बेटा, उसे गुड्स, सीरियल ऑर्डर में चल रहा हूं बेटा मैं, उसे गुड्स पसंद आ गए और उसने मुझे अप्रूवल दे दिया 10 तारीख को, 10 नवंबर को। 15 नवंबर तक देना था, उसने 10 तारीख को ही अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल दे दिया 10 तारीख को। और जैसे ही उसने मुझे अप्रूवल दिया, मैंने उसे इनवॉइस इशू कर दिया, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मैंने उसे इनवॉइस इशू कर दिया 12 तारीख को, 2 दिन बाद मैंने उसको इनवॉइस इशू कर दिया। बात समझ आई, ठीक है। और फिर बेटा उसने मुझको क्या दी, पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। बेटा याद रखना, पेमेंट वही है, डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ एंट्री इन बैंक स्टेटमेंट, विच एवर इज अर्लियर। खैर मैं यहां पर एक ही डेट ले रहा हूं, 13 नवंबर। उसने मुझे पेमेंट कर दी 13 नवंबर को। सीक्वेंस में चले हैं बेटा, कोई दिक्कत बताओ। गुड्स भेजे कब मैंने उसको, 1 तारीख को, समय कितना दिया, 15 दिन का, यानी 15 नवंबर तक उसने मुझे अप्रूवल देना है। उसे गुड्स पसंद आए, उसने अप्रूवल दे दिया 10 तारीख को, मैंने 12 तारीख को उसको इनवॉइस इशू कर दिया, उसने 13 तारीख को मुझको पेमेंट कर दी। पूरा सीक्वेंस क्लियर है। अबाउट टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में क्या होगा, ध्यान से बेटा, कुछ नहीं बेटा, रूल बस थोड़े से आपको याद रखने हैं बस। देखो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, पहला क्या होता है, आई, आई क्या होता है बेटा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, कौन सी है, 12 नवंबर, तो आई तो हो गया 12 नवंबर, ठीक है। और सेकंड डी, डी क्या होता है बेटा, ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस। ये सुनना बेटा, डी क्या होता है, ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस। और गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल की ड्यू डेट मेंशन्ड है सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 में, ठीक है। और वो कहती है ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस होगी डेट ऑफ अप्रूवल, ध्यान से सुनना, डेट ऑफ अप्रूवल और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। कुछ नहीं बेटा,
थोड़ा सा ध्यान से। ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस होगी डेट ऑफ अप्रूवल। देखो देखो, डेट ऑफ अप्रूवल 10 नवंबर, और बेटा 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो 1 नवंबर से 6 मंथ्स, तो 1 नवंबर में बेटा अगर 6 मंथ्स ऐड करूं तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 31 मार्च। इनफैक्ट ना ये आप सीधे सीधे 6 मंथ्स ऐड करो बेटा। 1 नवंबर प्लस 6 मंथ्स, 1 अप्रैल, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो कौन सा अर्लियर आ रहा है बेटा? 10 नवंबर और 1 अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर। 10 नवंबर अर्लियर आ गया ना, 1 अप्रैल तो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर की हो गई ना, तो 10 नवंबर पहले आ गया। और थर्ड क्या है बेटा? डेट ऑफ रिसिप्ट। बताओगे मुझे पैसा कब रिसीव हुआ? 13 नवंबर। तीनों में से बेटा जो भी पहले है, तो 12 नवंबर और 10 नवंबर और 13 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर। तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 10 नवंबर। ये आपका बेटा हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तो बेटा आई का मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 12 नवंबर, डी का मतलब ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस, और गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल के केस में ड्यू डेट स्पेसिफाइड है सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 में, जो कहती है ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस होगी डेट ऑफ अप्रूवल यानी 10 नवंबर और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, मतलब 1 नवंबर प्लस 6 मंथ्स, 1 दिसंबर, 1 जैन, ठीक है, 1 मार्च, सॉरी 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, और ये आ जाएगा 1 मई, सॉरी 1 मई आएगा बेटा। मेरे ख्याल से 1 मई आ जाएगा ना बेटा। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, सॉरी 1 मई, 1 मई। तो 10 नवंबर और 1 मई, विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों में से अर्लियर कौन सी है? 10 नवंबर और रिसिप्ट 13 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर। तो ये आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई 10 नवंबर। पक्का बताओ बेटा, समझ आया? तो मैं एक बार दोबारा बोलता हूं बेटा। बेटा आई और आर में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सेम ही रहने वाला है तीनों केस में। नॉर्मल केस में भी, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में भी, और गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस में भी। दिक्कत थोड़ी सी डी में है। और बेटा गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल के केस में ना ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस है स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 7, जो पता क्या कहती है? ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस होगी डेट ऑफ अप्रूवल यानी 10 नवंबर और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। तो 1 नवंबर में अगर मैं 6 मंथ्स ऐड करूं तो 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, तो 1 मई। तो 10 नवंबर और 1 मई, विच एवर इज अर्लियर। तो 10 नवंबर होगी आपकी ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस यानी डी, और आर है 13 नवंबर, आई डी आर, विच एवर इज अर्लियर। तो 10 नवंबर होगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है बेटे? बच्चे ये डी स्पेसिफाइड है सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 में। ठीक है बच्चे, समझ आया? कॉपी करो बेटा। मैं अपना अब आपको एक हमारा बेटा फॉरवर्ड चार्ज के तीनों केस हो गए। अब मैं आपको एक चार्ट बना के बता देता हूं, उसमें एक बार पूरा बेटा समरी हो जाएगी। आओ ये देखो चार्ट देखो बेटा, मैं एक पूरे समरी करा रहा हूं फॉरवर्ड चार्ज की। समरी ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, इसे देखना आपको पूरा केस क्लियर होगा। समरी ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है? देखो बेटा,
पहले बताओ कितने केस थे बेटा फॉरवर्ड चार्ज में? 3 केस थे। सुनना, अभी करना मत कुछ बेटा। तीनों में ना, 3 कौन कौन से केस थे? नॉर्मल केस, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स और गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। तीनों में बेटा एक ही रूल है, आई डी और आर, जो भी क्या है बेटा अर्लियर। रूल सेम है तीनों में। आई मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, आर मतलब डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। दिक्कत थोड़ी सी डी में ही है ना। देखो डी बेटा तीनों केसेस में अलग अलग है, डी तीनों केस में अलग अलग है बेटा। नॉर्मल केस में डी है स्पेसिफाइड 31(1) में, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में डी स्पेसिफाइड है 31(4) में, और गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल के केस में डी स्पेसिफाइड है 31(7) में। मैं बेटा दोबारा बोल रहा हूं, ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस नॉर्मल केस में 31(1) में स्पेसिफाइड है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में डी स्पेसिफाइड है 31(4) में, और गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल के केस में डी स्पेसिफाइड है 31(7) में। अब सुनो, पहले नॉर्मल केस बताओ बेटा। नॉर्मल केस में ना डी, नॉर्मल केस में डी 2 केस में है। अगर मूवमेंट है, अगर गुड्स में मूवमेंट है, और दूसरा अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है, है ना बेटा। अगर गुड्स में मूवमेंट है तो डी होगा डेट ऑफ रिमूवल। समझो ना, मूवमेंट है तो डेट ऑफ रिमूवल। अच्छा, अगर मूवमेंट नहीं है तो डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। डेट ऑफ अवेलेबल लिख लो, डेट ऑफ अवेलेबल, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल। कॉपी करो बेटे। कॉपी कर लो बच्चे। तो बेटा अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है तो बेटा डी क्या होगा? डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। ये तो हो गया बेटा सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 का केस। ठीक है, अब मुझे बताओ 31(4) के हिसाब से जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है उसमें डी किसको माना गया है बेटा? डेट ऑन विच स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इज इश्यूड। डेट ऑन विच स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इज इश्यूड। ठीक है, और बेटा अगर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल के केस में बात करूं तो डी स्पेसिफाइड है 31 सबसेक्शन 7 में, जो कहता है डी क्या होगा? डेट ऑफ अप्रूवल, जिस दिन कस्टमर ने अप्रूवल दिया, और 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल। 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, दोनों में से जो भी अर्लियर है, दोनों में से जो भी अर्लियर है। डेट ऑफ अप्रूवल और 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज क्लियर। सब बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? तो बेटा मेन डिफरेंस देखा जाए तो डी में ही है। और बेटा रही बात आर की, तो आर मुझे बता दो जरा अपने आप ही। आर बेटा 2 में से विच एवर इज अर्लियर होगा। कौन सा? डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, और डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक स्टेटमेंट। विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो ये बेटा आपके पूरे फॉरवर्ड चार्ज की हमारी समरी है। आई डी आर विच एवर इज अर्लियर।
IDR विच एवर इज अर्लियर। लो बेटा कॉपी करो इसे। ये पूरे आपके फॉरवर्ड चार्ज की बचे समरी हो गई। बेटा एक बात मुझे बस आपसे और करनी है फॉरवर्ड चार्ज में। कर लिया बेटा कॉपी? करें आगे। एक छोटी सी बात बेटा मुझे और करनी है बस आपसे। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट लिखना, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एडवांस। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एडवांस। ठीक है बेटा। अब मेरी ना एक बात बच्चे ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा? ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एडवांस। बेटा पता है होता क्या है, कई बार ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। बेटा एडवांस क्या होता है, बात समझो बेटा। बेटा एडवांस क्या होता है, मतलब आप किसी भी चीज को एडवांस कब कहते हो? बेटा एडवांस का मतलब होता है कस्टमर जब इनवॉइस इशू करने से पहले पैसा दे देता है। मतलब बेटा बहुत से केसेस में ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल आप थोड़ा समझो। मैं सपोज फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं एक सप्लायर के पास गया, ठीक है, मुझे कुछ सामान खरीदना था सप्लायर से। सपोज कार खरीदनी है मुझे, मैं सप्लायर के पास गया। अब सप्लायर ने मुझे क्या कहा? सप्लायर ने मुझे कहा कार हम आपको डिलीवर करेंगे 1 महीने के बाद, लेकिन आपको कुछ पैसा एडवांस में आज ही जमा करवाना पड़ेगा। यानी बेटा एक बात समझो, मैंने पैसा तो जमा करवा दिया आज, कुछ पैसा एडवांस में मैंने जमा करवा दिया, लेकिन इनवॉइस जो इश्यू हो गया ना, वो होगा बेटा 1 महीने के बाद। तो एडवांस हम तब कहते हैं जब इनवॉइस इशू होने से पहले कस्टमर हमें क्या दे देता है? पैसा। तो बहुत से बिजनेसेस के केस में बेटा इनवॉइस इशू नहीं होता, उससे पहले आपको कस्टमर एडवांस में कुछ पैसा दे देता है। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, उस केस में ध्यान से सुनना बेटा, इनवॉइस बाद में इशू होता है बेटा, इनवॉइस बाद में इशू होता है, लेकिन पैसा एडवांस में बेटा पहले मिल जाता है और डीबी समवेयर बाद में ही आता है। ध्यान से सुनना, मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनना बेटा। मैंने कहा एडवांस के केस में बेटा सबसे पहले पैसा रिसीव होता है, उसके बाद इनवॉइस इशू होता है। ठीक है, नॉर्मली बेटा नॉर्मली पहले इनवॉइस इशू होता है फिर पैसा रिसीव होता है, लेकिन एडवांस के केस में इनवॉइस इशू होने से पहले बेटा हमें कस्टमर से पैसा रिसीव हो जाता है। बात समझ आई? तो बेटा अगर मैं सुनो अगर मैं वही रूल अप्लाई करूं जो हमने ऊपर करा, तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई होता है आई डी आर विच एवर इज अर्लियर। तो तीनों में से बेटा अर्लियर कौन सा आएगा? आर अर्लियर आएगा ना। तीनों में से अर्लियर कौन सा आएगा? आर अर्लियर आएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, एडवांस के केस में हमेशा आर ही अर्लियर होगा, क्योंकि वो एडवांस, बात समझो ना, एडवांस क्यों है वो? क्योंकि पैसा पहले मिल गया है इनवॉइस इशू करने से।
मतलब इनवॉइस बाद में इशू हुआ है लेकिन कस्टमर ने पैसा पहले दे दिया है, इसीलिए तो मैं उस पैसे को एडवांस कह रहा हूं। अगर पहले इनवॉइस इशू हो गया उसके बाद कस्टमर ने पैसा दे दिया तो बेटा उसे एडवांस नहीं कहते। एडवांस वो तभी है जब कस्टमर ने पैसा इनवॉइस इशू करने से पहले दे दिया, इसीलिए हम उस पैसे को बेटा क्या कहते हैं, एडवांस। और बेटा एडवांस के केस में ना, एडवांस के केस में ध्यान से सुनना, हमेशा हमेशा बेटा टाइम ऑफ सप्लाई आर पे ही आता है इन केस ऑफ एडवांस, क्योंकि रिसिप्ट ही तो सबसे पहले हो रही है, ना आई आया ना डी आया, सबसे पहले क्या आ गया, आर आ गया, तो टाइम ऑफ सप्लाई किस पे आ गया, आर पे। मैं जो बात कह रहा हूं वो समझ आ रही है बेटा? इन तीनों में से कौन सा लेते हो बेटा, विच एवर इज अर्लियर। तो कौन सा अर्लियर है बेटा, आर अर्लियर है ना। और एडवांस के केस में बेटा आर ही अर्लियर होगा, तभी तो वो एडवांस है। अगर इनवॉइस इशू करने के बाद आप पैसा देते हो तो वो एडवांस नहीं कहलाता। एडवांस वो इसीलिए है क्योंकि इनवॉइस इशू करने से पहले आपने कस्टमर और सप्लायर को पैसा दे दिया है। तो टाइम ऑफ सप्लाई किस पे आएगा, आर पे, इन केस ऑफ एडवांस। लेकिन बेटा गवर्नमेंट ने एक बात कही है, गवर्नमेंट ने कहा एडवांस के केस में ना टाइम ऑफ सप्लाई आर पे नहीं आएगा, मतलब विच एवर इज अर्लियर वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा इन केस ऑफ एडवांस। आई डी आर विच एवर इज अर्लियर वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा इन केस ऑफ एडवांस। बेटा एडवांस के केस में ना, इन केस ऑफ एडवांस, बेटा एडवांस के केस में अगर आपको कस्टमर से पैसा बेटा एडवांस में मिला है तो उस केस में बचे टाइम ऑफ सप्लाई आर पे नहीं आएगा, अर्लियर वाला रूल अप्लाई नहीं करता है, टाइम ऑफ सप्लाई बेटा आई पे आएगा। ये गवर्नमेंट ने बेटा एक्सेप्शन स्पेसिफाई करा है इन केस ऑफ एडवांस। गवर्नमेंट ने कहा एडवांस के केस में आई डी आर विच एवर इज अर्लियर वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा, टाइम ऑफ सप्लाई किस पे माना जाएगा, इनवॉइस पे, आई पे टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा इन केस ऑफ एडवांस। तो बेटा एक बात याद रखना, वैसे बताओ टाइम ऑफ सप्लाई किस पे आता है, आई डी आर विच एवर इज अर्लियर। लेकिन अगर आपको कस्टमर से पैसा एडवांस में मिला है तो एडवांस के केस में बेटा आई डी आर विच एवर इज अर्लियर वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा और टाइम ऑफ सप्लाई बेटा आई पे आएगा, यानी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा इन केस ऑफ एडवांस। तो ये आप कह सकते हो एक्सेप्शन है। नॉर्मली तो बताओ टाइम ऑफ सप्लाई किस पे आता है, आई डी आर विच एवर इज अर्लियर, लेकिन एडवांस के केस में ये रूल अप्लाई नहीं करेगा और टाइम ऑफ सप्लाई आई पे आएगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। हमेशा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये बेटा हमारा ना फॉरवर्ड चार्ज का जो पूरा केस है वो खत्म हो गया। बेटा कुछ बातें ना थोड़ी सी याद रखने वाली हैं इस चैप्टर में। ठीक है बच्चे, चलो बाकी बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, कॉपी कर लो इसे। तो याद रखना वैसे फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई आई डी आर विच एवर इज अर्लियर पे आता है, लेकिन एडवांस के केस में एक एक्सेप्शन है, क्या, आई डी आर विच एवर इज अर्लियर वाला रूल अप्लाई नहीं करेगा, एडवांस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई आई पे आएगा, मतलब डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा इन केस ऑफ एडवांस। पॉइंट समझ आया बेटा? चलो बच्चे बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।